जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, ये जो वीडियो है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो मेरे दोस्त, एक बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वर्ड है अर्थव्यवस्था। तो समझेंगे सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था समझने से पहले भी एक शब्द और समझ लिया जाए, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रिया शब्द क्या है, ध्यान दिया जाए और समझा जाए। सबसे पहले आर्थिक क्रिया देखिएगा, फिर हम सभी आगे बात करेंगे और चीजों को समझेंगे। देखिए, वे सभी क्रियाएं जिससे, सॉरी यहां पे गलती हो गया है, ध्यान दीजिएगा, जिससे हमें आय, आय मतलब कमाई, जीवन यापन के लिए खर्च के लिए पैसा को क्या कहते हैं, आय। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो देखिए, वो सारी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा जीवन यापन चलता है, वो सारी क्रिया जो है, क्रिया, वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया। आइए अब हम सभी अपने फिर उसी टॉपिक की ओर चलते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था होता क्या है। सबसे पहले तो चैप्टर का ही नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहले समझना जरूरी है ना कि आखिर ये जो अर्थव्यवस्था है वो होता क्या है। तो देखिए, ऐसा तंत्र, तंत्र मतलब व्यवस्था, ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। यानी ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, अभी आर्थिक क्रिया आपने समझा, जिससे वो सभी क्रियाएं जिनसे आय की प्राप्ति हो, आर्थिक क्रियाएं संपादित हो, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं और उन्हें या उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। या इसके, ये तो रहा परिभाषा। इसके अलावा आप की किताब में एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है ब्राउन। ब्राउन महोदय जो हैं वह अर्थव्यवस्था का कुछ परिभाषा देते हैं। वह अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बतलाते हैं? अर्थव्यवस्था आजीविका, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन, आजीविका मतलब वही आय, सिंपल भाषा में समझिए तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन, आय कमाने की एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है। या इसके अलावा भी आप अर्थव्यवस्था का परिभाषा जानना चाहेंगे तो देखिए, सबसे इजी वाला ये ब्राउन का परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑथेंटिक भी है, राइट नाउ। और अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, याद करना कर लीजिएगा। हाँ, इसके अलावा एक चीज और भी यदि याद रखना चाहिएगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं, और अर्थव्यवस्था के बारे में यदि आप बोलना चाहें तो क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का एक परिभाषा और बोल सकते हैं आप, वो क्या है? अर्थव्यवस्था का परिभाषा देखिए, जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन एक साथ रहेगा, जीविकोपार्जन के लिए अपनाई गई व्यवस्था, जीविकोपार्जन के लिए अपनाई गई व्यवस्था, जीविकोपार्जन के लिए अपनाई गई व्यवस्था, जीविकोपार्जन के लिए अपनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक परिभाषा आप ये याद रख सकते हैं, या इसके अलावा ब्राउन के द्वारा आप जो दिया गया परिभाषा वो तो बहुत ईजी है, याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। या आप ये याद रख सकते हैं, ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब हम सभी ध्यान देते हैं। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे क्या? तो हम लोगों ने समझा आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वे क्रिया है जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, ठीक है, मान लिया। ध्यान दिया जाए, आगे समझते हैं। ये तो उसी चीज को लग रहा है दोबारा लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, ये वही चीज है, दोबारा लिख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा।
चैप्टर का जो नाम है उसको समझते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम जो है हम सभी का, चैप्टर का नाम है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हम लोग अर्थव्यवस्था तो समझ गए क्या है, अर्थव्यवस्था हम लोगों ने समझा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है। लेकिन उसके बाद शब्द है कि इसके विकास का इतिहास, इसके विकास का भी इतिहास पढ़ना है इसमें, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। तो आप जब अपने किताब को खोलिएगा तो उसमें एक शब्द आएगा उपनिवेश, एक शब्द है उपनिवेश। तो समझेंगे उपनिवेश होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर, यहां पे देश शब्द छूट गया है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश की, शक्तिशाली देश का, कमजोर देश को, सॉरी पता नहीं क्या क्या हो गया यार, टाइपिंग मिस्टेक, कमजोर देश को, ये जो शब्द है ना, यह है कमजोर देश को, कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। फिर से, उपनिवेश किसे कहते हैं भाई? तो जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर, जब किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आजादी से पहले अपना प्यारा भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश। ये उस समय कहीं ना कहीं, उस समय तत्काल देखा जाए तो तभी तो राज कर रहे थे। अंग्रेज कहिए, अंग्रेजों कहिए, ब्रिटिश शासन कहिए, ये अपना प्यारा जो भारत है वह अंग्रेजों का उपनिवेश था। क्यों? क्योंकि भारत पर जो है अंग्रेज लोग कब्जा कर लिए थे, तो क्या कहा जाएगा? तो भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश था। समझिएगा फिर से इस शब्द को, अब आप समझ पाएंगे। उस समय जो क्या बोला जाए, ब्रिटेन जो था शक्तिशाली था, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन शक्तिशाली था। तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश, यहां पे देश शब्द छूटा, मैंने आपको बताया ही, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। यानी भारत को ब्रिटिश शासन का उपनिवेश कहा जाता है या कहा जाता था। ओके, मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे एक दो शब्द और समझते हैं। आपकी किताब से सेम टू सेम लाइन उठा लिया गया ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ओके, ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिएगा। लाइन क्या है, समझने का प्रयास करिएगा। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सेम टू सेम किताब का लाइन है भाई आपके। ओके, पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत संपन्न था। भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा, बाकी वो लोग शोषण किए, अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा। तो अब ध्यान दीजिएगा आगे की कहानी क्या है। उसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को अपना दास बना कर रखा, यानी गुलाम बना कर रखा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजों को ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अब एक बात है, ध्यान दिया जाए। हम लोग समझ गए कि अर्थव्यवस्था क्या है। हम लोगों ने देखा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। उसके बाद एक चीज ये समझना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के कार्य क्या है। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित दो कार्य हैं, और वो दो कार्य क्या हैं? तो अर्थव्यवस्था क्या कार्य है? पहला, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। देखिए, आप ये आसपास मार्केट है, तो ये मार्केट क्या कर रहा है? लोगों की आवश्यकता
मार्केट भी एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। मार्केट जो है, बाजार जो है, वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। और जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो कोचिंग संस्थान है वो मेरे लिए अर्थव्यवस्था है। वो क्या कर रहा है? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर रहा है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। तो अर्थव्यवस्था का पहला कार्य है, आप कोचिंग संस्थान से समझ सकते हैं, या आप समझ सकते हैं लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। इसको आप मार्केट के हिसाब से समझ लीजिएगा। मार्केट आपका जो है, वो मार्केट क्या कर रहा है? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर रहा है और वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। तो क्योंकि बाजार भी क्या है? एक प्रकार का अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। तो मुझे आशा है कि आप अर्थव्यवस्था का पहला कार्य समझ रहे हैं। ओके, अर्थव्यवस्था को सिंपल से मैं एक बार लास्ट फिर बोल दे रहा हूं कि अर्थव्यवस्था को आप बाजार के रूप में समझ सकते हैं और ये क्या कर रहा है? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। अर्थात आपको जो चीज चाहिए वो मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है और यहां पर वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। पहला कार्य। दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तो भैया जो भी अर्थव्यवस्था है मार्केट में, ये क्या करता है? ये लोगों को रोजगार देता है या नहीं देता है? तो अर्थव्यवस्था क्या करता है? रोजगार देता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजों को ध्यान दीजिएगा। शब्द क्या है? अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था जो है ये कैसा है? तो मेरे दोस्त, अर्थव्यवस्था जो है इसकी संरचना तीन प्रकार से है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ओके, अर्थव्यवस्था की संरचना में कितने भाग हैं? तो तीन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आइए चीजों को समझते हैं कि आखिर ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो मेरे भाई चीजों को ख्याल रखिएगा। अब हम लोग समझेंगे प्राइमरी सेक्टर को, प्राथमिक क्षेत्र को। ओके, ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। इसमें कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? अर्थव्यवस्था। देखिए भैया, कृषि कोई कर रहा है तो किसान के लिए कृषि क्या है? उसकी अर्थव्यवस्था है। किसान के लिए कृषि क्या है? अर्थव्यवस्था है। और यदि बात किया जाए तो एक टीचर के लिए और उसका स्कूल, उसका कोचिंग संस्थान क्या है? वह एक अर्थव्यवस्था है। यदि यूट्यूब चैनल से इनकम हो तो वो एक क्या है? वह उसके लिए एक अर्थव्यवस्था है। तो ध्यान दीजिएगा। तो किसानों के लिए जो अर्थव्यवस्था होता है वो क्या होता है? कृषि होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में तीन भाग हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन क्या चीजें आती? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तु को प्राप्त करना। ये जैसे व्यवसाय जो भी हैं, ऐसे जो व्यवसाय हैं, ये सब कुछ क्या कहलाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से कहलाते हैं। ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाजुला के किसानों से संबंधित, मछली पालन भी किसान करते हैं, जंगल से वस्तुओं को, तो समझ लीजिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसानों से संबंधित क्षेत्र है ये। और इस वजह से प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इस वजह से इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला है द्वितीय क्षेत्र। अगला क्या है? द्वितीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी सेक्टर। तो देखिए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, बिजनेस, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवा जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं भाई? तो खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवा जैसे कि गैस और बिजली आदि के उत्पादन। ये सब कुछ किसमें आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में, अर्थात द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक, सॉरी यहां पे औद्योगिक गलत है, औद्योगिक ऐसे लिखाएगा, औद्योगिक विद्यालय वाला रहेगा, औद्योगिक, औद्योगिक। ध्यान दीजिएगा,
क्या द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है तृतीयक क्षेत्र। अगला क्या है भाई? तृतीयक क्षेत्र। ध्यान दिया जाए तो देखिए भाई, आपने देखा कि कृषि से रिलेटेड जो भी पशुपालन, बकरी पालन, खेती बाड़ी जो है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था। द्वितीय क्षेत्र में आपने देखा कि क्या बोला जाए, जो भी व्यवसाय निर्माण किया जाता था, कोई कंपनी कुछ चीज की निर्माण करिए, तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा? ये सब कुछ था द्वितीयक क्षेत्र में। किसमें था? द्वितीयक क्षेत्र में। और इसे द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि चीजें आप समझ रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। अब है तृतीयक क्षेत्र को समझना। तो देखिए, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। यहां पे व्यापार का मतलब बड़े व्यापार की बात हो रहा है, चीजें ध्यान रखिएगा। ये सारा कुछ क्या है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। बस इतना समझिए, आपकी जहां पर एक जिस चीज का एक स्पेशल ऑफिस हो, राइट ना, और उसका सारा कार्यभार कहां संभाला जा रहा हो, वह एक ऑफिस से ही संभाला जा रहा हो, तो वह तृतीय क्षेत्र में। जैसे कि अभी आप हमें देखें तो ये जो टीचिंग लाइन है, ये किस में आएगा? ये तृतीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। इसमें क्या होता है? बैंक, बीमा, परिवहन, संचार और व्यापार आदि की क्रिया जो है सम्मिलित। जैसे व्यापार की बात किया जाए तो जियो, एयरटेल जैसी चीजें जो भी है, ये संचार के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई, अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन कौन अर्थव्यवस्था भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो ध्यान दीजिए भाई, चीजों को समझिएगा। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं, वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें, देखिए, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उस अर्थव्यवस्था को कैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अब ऐसे भी चीजें ना समझ में आए तो एक बात ध्यान दीजिए, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका, जापान। इसका पहले ध्यान दीजिएगा क्या है। बात हम कर लेते हैं अमेरिका। क्या बात कर लेते हैं? अमेरिका। गौर करिएगा, चीजें समझिएगा। यह अमेरिका जो देश है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका कैसा देश है? तो अमेरिका जो है, अमेरिका की यदि बात करें हम, तो अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसा देश है भैया? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, पूंजीवादी। अब इस बात को समझिएगा, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसका मतलब क्या है? तो मेरे दोस्त एक बात ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी कहने का मतलब क्या है? आप अमेरिका में चले जाइएगा तो जो भी वस्तु हैं, उनके दाम का कंट्रोल, वस्तुओं का जो दाम है, उन कंट्रोल जो है अमेरिका के सरकार के पास नहीं है। अमेरिका के सरकार के पास नहीं है। सरकार किसी भी चीज के दाम को कंट्रोल नहीं करती है। तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहां जो दुकानदार हैं
किसी भी वस्तु को जितना में बेचना चाहें वो बेच सकते हैं, सरकार कुछ नहीं बोलेगी। तो इस अर्थव्यवस्था को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिस पर सिंपल भाषा में एक चीज और समझ सकते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर वस्तुओं और सेवाओं के दाम पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं हो, वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं भाई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति कोई भी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार नहीं होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसा देश। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि ये चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत रह गई हो तो आप अन्य तीनों समझते समझते इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा। ध्यान दिया जाए। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यदि आप समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखेंगे समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन साधन पर सरकार का नियंत्रण हो, यानी जो भी उत्पादन साधन है हर एक चीज का दाम कौन कंट्रोल करता है? सरकार कंट्रोल करती है, सरकार नियंत्रित करती है। तो इस अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कैसी अर्थव्यवस्था है ये? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका उदाहरण है चीन और क्यूबा। तो देखिए, आपने समझा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। समाजवादी में क्या है? जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, निजी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसका उदाहरण है चीन और क्यूबा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला ही देश है। तो देखिए, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति यानी निजी व्यक्ति दोनों का नियंत्रण होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है भारत, कनाडा, इंग्लैंड। अब इसको थोड़ा सा और चीजें समझ सकते हैं आसानी से। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, भारत में क्या है? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला। मिश्रित का मतलब क्या? जहां पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों शामिल हो और इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप भारत में देख सकते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके दाम पर सरकार कोई कंट्रोल नहीं करती। जैसे साग सब्जी का जो भी दाम है, आप कल मान लीजिए कोई चीज खरीदे, बैगन या आलू जो कुछ भी, 20 रुपए प्रति किलो, कल कोई उसे 30 रुपए प्रति किलो में भी बेचेगा, तो आप इसके लिए सरकार को ज्यादा दोष नहीं दे सकते। ये हिस्सा रहा पूंजीवादी। लेकिन इसी भारत में पूंजीवादी के साथ साथ आप देखेंगे कि पेट्रोल, डीजल जैसी जो चीजें हैं, इसका दाम फिक्स है। ये सब कुछ सरकार के द्वारा कंट्रोल है कि इस राज्य में इस दाम से बिकेगा, इसका दाम निश्चित होता है। तो आप गौर करिएगा तो आपको यह एहसास होगा कि भारत में ये पूंजीवादी का भी उदाहरण देखने को मिल रहा है और समाजवादी का भी उदाहरण देखने को मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल जो भी चीजें हैं, इसका दाम एकदम फिक्स होता है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सरकार के द्वारा। ये सब कुछ फिक्स होता है। तो अर्थात देखिए, इस पर सरकार का नियंत्रण होता है और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत में कुछ ऐसी चीजें जिस पर सरकार का नियंत्रण है और कुछ चीजें भारत में ऐसी हैं जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को जो है, जहां पर दोनों का मेल हो, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मेल हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला
देश है। आइए एक नजर हम लोग चीजों को देख लेते हैं, ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था भाई क्या है? आजीविका अर्जन के लिए अपनाई गई प्रणाली जो है क्या है? वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आर्थिक क्रिया क्या है? तो आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं हैं जिनसे आय प्राप्त होता है। क्या होता है? आय प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि उपनिवेश किसे कहते हैं? तो उपनिवेश के बारे में आप जानते हैं कि जब शक्तिशाली देश जो है, जब शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश को ही शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। तो भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ये 200 वर्षों तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा और अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। तो भाई अर्थव्यवस्था के दो मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य है कि यह लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और इसके साथ साथ वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। एवं इसके अलावा एक कार्य यह है कि यह लोगों को रोजगार का अवसर देता है। ये लोगों को क्या करता है? रोजगार का अवसर देता है। ओके, ये लोगों को क्या करता है? रोजगार का अवसर देता है। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना में तीन है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है टोटली किसानों से संबंधित है, इसलिए इसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसमें पशुपालन, मछली पालन जैसी चीजें हैं। ओके, दूसरा जो है इसमें खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य जो है आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। और कुल मिलाजुला के इसमें कुछ न कुछ उद्योग किया जाता है, राइट ना, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या है एक्चुअल की? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक बीमा और परिवहन संचार जैसी चीजें आती हैं। ओके, इस बात को याद रखिएगा। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सेवाओं का उत्पादन ज्यादा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। इसका उदाहरण अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इस पर जितने भी उत्पादन के साधन हैं सब पर सरकार का नियंत्रण होता है। सब पर क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे कि चीन, क्यूबा, राइट ना, यहाँ पर हर एक चीज का दाम लगभग सरकार ही कंट्रोल करता है, सबको निश्चित रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर क्या होता है कि सरकार और पूंजीपति दोनों नियंत्रित करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या है कि यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो दोनों के हाथों में नियंत्रित होता है, दोनों के हाथों से नियंत्रित होता है। क्या क्या बोले पता नहीं, ठीक है। ओके, तो इसका जीता जागता उदाहरण भारत, कनाडा और इंग्लैंड है। तो मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।